नमस्कार। सुबह 8 बजे के समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बरखा बली। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। चुनाव आयोग ने प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की तारीखों की घोषणा की। 13 नवंबर को होगा मतदान, 23 नवंबर को होगी मतगणना। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव अदालत में विचाराधीन होने के चलते तारीखों का नहीं हुआ ऐलान। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के चुनाव की तारीखों का भी ऐलान। महाराष्ट्र में एक चरण 20 नवंबर को होगा मतदान, जबकि झारखंड में 2 चरणों 13 नवंबर और 20 नवंबर को होगा मतदान। 23 नवंबर को आएंगे चुनाव परिणाम। बहराइच के महाराजगंज बाजार में हिंसा थमी, संवेदनशील जगहों पर पुलिस और पीएसी तैनात। अब तक चिन्हित 51 उपद्रवियों को भेजा गया जेल। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम महाकुंभ प्रयागराज के लिए 7,000 बसों को अपने बेड़े में शामिल करेगा। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने दिसंबर तक जनता की सेवा के लिए बसों की उपलब्धता की घोषणा की। और खाने पीने की चीजों में थूक या गंदगी मिलाई तो होगी कड़ी सजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञेय और गैर जमानती कठोर कानून बनाने के दिए निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव के तारीखों की ऐलान हो चुका है। यूपी में 10 की जगह महज 9 सीटों पर तारीखों का ऐलान क्यों हुआ और 9 सीटों पर कब चुनाव होने हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। By elections, we have 48 ACs and 2 PCs in 15 states. They will also undergo the elections this time. All the 48 ACs and 2 PCs, the schedule would be like this. All the except 1 AC and 1 PC, where because of the festivities and some reason, all 47 ACs and 1 PC of Kerala would undergo the election along with the phase 1 of Jharkhand. The same schedule, 13th November would be date of poll. चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों में से 9 पर मतदान और मतगणना की तारीखों का ऐलान कर दिया है। यूपी की एक सीट चुनाव आयोग के लिस्ट में नहीं है। यूपी में 9 विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी। चुनाव आयोग की लिस्ट में अयोध्या की मिल्कीपुर सीट का जिक्र नहीं। उपचुनाव की 9 सीटों पर नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। यूपी की करहल, कटेहरी, कुंदरकी, खैर, गाजियाबाद सदर, मीरापुर, फूलपुर और मंझवा सीट पर उपचुनाव होंगे। चुनाव आयोग के लिस्ट में मिल्कीपुर का नाम नहीं होने से यूपी में सियासी बवाल होना तय है, लेकिन मिल्कीपुर सीट का नाम नहीं होने का कारण भी समझ लीजिए। मिल्कीपुर सीट को लेकर चुनाव याचिका कोर्ट में दाखिल है। 2022 में हुई विधानसभा में मिल्कीपुर से जीते सपा नेता अवधेश प्रसाद के निर्वाचन के खिलाफ बीजेपी प्रत्याशी ने याचिका दायर की थी, जो अभी अदालत में लंबित है। इस सीट पर पहले अवधेश प्रसाद विधायक थे, जो अब सांसद बन गए हैं। अवधेश प्रसाद की सीट छोड़ने के बाद से मिल्कीपुर सीट खाली है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर वकील रुद्र विक्रम सिंह ने दावा किया है कि वो 2022 में मिल्कीपुर से बीजेपी प्रत्याशी रहे बाबा गोरखनाथ के वकील हैं और उन्होंने दावा किया है कि वो बुधवार को अपनी याचिका वापस ले लेंगे। अगर इन दावों में सच्चाई है तो याचिका की वापसी के बाद देखना ये होगा कि चुनाव आयोग मिल्कीपुर में भी यूपी की बाकी 9 सीटों की तरह 13 नवंबर को मतदान कराने पर क्या फैसला लेता है। महाराष्ट्र झारखंड में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने कल दोनों राज्यों में वोटिंग की तारीखों की घोषणा की। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक ही चरण में, जबकि झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होंगे। इसके अलावा आयोग के यूपी, एमपी समेत कई राज्यों में उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है। इसी के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ने ईवीएम की विश्वसनीयता और एग्जिट पोल पर सवाल उठाकर मीडिया संस्थानों को आत्मचिंतन की सलाह भी दे डाली। झारखंड विधानसभा के लिए चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही दोनों राज्यों में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों पर एक ही चरण में मतदान कराने का फैसला किया है। राज्य में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, तो वहीं 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी।
यदि सीटवार बात की जाए तो राज्य विधानसभा की कुल 288 सीटों में से 234 सीटें सामान्य, 29 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित और 25 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। For Maharashtra, this will be in single phase. The notifications, date of notifications are in front of you. 22nd October would be date of notification. Last date of making nomination would be 29th October. Scrutiny on 30th October. And last date for withdrawal 4th, and date of poll in Maharashtra would be 20th 11. Counting would be on 23rd 11/24. झारखंड की 81 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरण में मतदान होगा। पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को होगा। दूसरे चरण में महाराष्ट्र के साथ 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि वोटों की गिनती 23 नवंबर को ही होगी। राज्य विधानसभा की 81 सीटों में से 44 सीटें सामान्य, 9 सीटें अनुसूचित जाति और 28 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। Jharkhand would be in 2 phases. The date of poll, first phase would be on, date of poll would be on 13th November, and the second phase would be along with Maharashtra on 20th November. So the date of issue of notification for Jharkhand phase 1 would be 18th, and for phase 2 would be 22nd along with Maharashtra. Nominations for phase 1 would be till 25th of October, and for phase 2 29th. This slide we will share with everyone, and date of poll would be 13th November and 20th November, both Wednesdays, and date of counting would be 23rd 11, that is Saturday. महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव आयोग ने 15 राज्यों की 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों के उपचुनाव का भी ऐलान कर दिया है। केरल की वायनाड संसदीय सीट और 47 विधानसभा सीटों के उपचुनाव 13 नवंबर को कराए जाएंगे। वहीं महाराष्ट्र की नांदेड़ संसदीय सीट और एक अन्य विधानसभा सीट का उपचुनाव महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ 20 नवंबर को कराया जाएगा। We have 48 ACs and 2 PCs in 15 states. They will also undergo the elections this time. All the 48 ACs and 2 PCs, the schedule would be like this. All the except 1 AC and 1 PC, where because of the festivities in some region, all 47 ACs and 1 PC of Kerala would undergo the election along with the phase 1 of Jharkhand. मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि ईवीएम 100% सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि ईवीएम का पूरा सिस्टम सुरक्षित होता है। हर एक स्टेप पर राजनीतिक दलों के एजेंट मौजूद होते हैं। जब ईवीएम में बैटरी डाली जाती है तो उस पर भी एजेंट के सिग्नेचर होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग को 20 शिकायत मिली हैं। चुनाव आयोग हर शिकायत का विस्तार से जवाब देगा। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक विराम। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में कल सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश की। वहीं आंदोलनरत जूनियर डॉक्टरों को देश भर के डॉक्टरों का भारी समर्थन मिल रहा है। उधर कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स के संघर्ष को कुचलने के राज्य सरकार की एक कोशिश को कोलकाता हाईकोर्ट ने रोक दिया और डॉक्टरों के 2 कार्निवल और मानव श्रृंखला से रोक को हटा दिया। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में न्याय के लिए आवाज मंगलवार को देश भर में सुनाई दी। कोलकाता के जूनियर डॉक्टर्स के चल रहे आमरण अनशन के समर्थन में देश भर के डॉक्टर उतरे और भरपूर समर्थन भी दिया। पश्चिम बंगाल के आरजीकर मामले में आमरण अनशन पर बैठे एक और जूनियर डॉक्टर की तबीयत बिगड़ गई।
उन्हें नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। इस तरह अभी तक अनशन कर रहे कुल 6 जूनियर डॉक्टरों को अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। इस बीच संघर्षरत डॉक्टरों को ममता सरकार के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट से एक बड़ी जीत हासिल हुई। प्रशासन ने डॉक्टरों के मंगलवार को होने वाले द्रोह कार्निवल और मानव श्रृंखला के मार्ग पर निषेधाज्ञा लगा दी थी, जिसे उच्च न्यायालय ने हटा दिया। We are grateful to Honorable High Court that our right of democracy, our right to demonstrate peacefully, this all been restored by Honorable High Court. We are grateful, we are thankful to them. पश्चिम बंगाल रेजिडेंट डॉक्टरों के भूख हड़ताल के समर्थन में पूरे देश में डॉक्टरों का समर्थन जारी है। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ के रेजिडेंट डॉक्टर पिछले 30 घंटे से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। बिहार में आज सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में डॉक्टर हड़ताल पर रहे। इसी क्रम में कर्नाटक के शिमोगा और बेल्लारी में डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। झारखंड के रांची में एकजुटता दिखाते हुए डॉक्टरों ने भूख हड़ताल कर प्रदर्शन किया। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में भी डॉक्टर समर्थन में आए। तमिलनाडु के कांचीपुरम में भी डॉक्टरों ने भूख हड़ताल की। वहीं दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन भी समर्थन कर रहा है। दिल्ली में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के हेडक्वार्टर में धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल में आईएमए के प्रेसिडेंट डॉक्टर आरवी अशोकन शामिल हुए। डॉक्टर आरवी अशोकन ने कहा कि 11 दिन से डॉक्टर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम न्याय की मांग कर रहे हैं। Resident doctors who are on the 11th day of fast until death struggled. 5 of them have been removed to ICUs and they are holding on there. And the entire medical fraternity is concerned. What really happened is that the doctors in West Bengal went back to work, but they found the conditions remaining the same. They were afraid to go back there. They are demanding infrastructural and human resources. कोलकाता में महिला चिकित्सक के साथ हुए बलात्कार के विरोध में मंगलवार को मेरठ के चिकित्सक एवं दिवसीय भूख हड़ताल पर रहे। हड़ताल के समर्थन में नेशनल आईएमए द्वारा जूनियर डॉक्टर नेटवर्क और मेडिकल स्टूडेंट्स नेटवर्क भी रहा। सभी डॉक्टर लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में संयुक्त रूप से भूख हड़ताल पर रहे। आईएमए के सचिव डॉक्टर सुमित उपाध्याय ने बताया कि ये 1 दिवसीय भूख हड़ताल कलकत्ता डॉक्टर के साथ रेप कांड के विरोध में है और सरकार से हमारी मांग डॉक्टरों को सुरक्षा उपलब्ध कराना है। वहीं डॉक्टर मनीष त्यागी ने बताया कि यह हड़ताल देशव्यापी है और सभी डॉक्टर हमारे साथ हैं। हमारी मांग है कि इस मामले में जल्दी न्याय मिले। सबसे पहले एक हमारी मांग है सिक्योरिटी। जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं रात में 1 बजे 2 बजे 4 बजे भी जो है जाके इमरजेंसी में पेशेंट को देखना पड़ता है। लेडी डॉक्टर्स होती है, किसी बच्चे की डिलीवरी में कोई समस्या आ रही है, अस्पताल से कॉल आ जाती है कि इमीडिएटली आए, नहीं तो जच्चा बच्चा दोनों की सेहत में दिक्कत आ जाएगी। हार्ट के डॉक्टर होते हैं। और ये अगर आपकी सोशल सिक्योरिटी और पर्सनल सिक्योरिटी आपकी नहीं मिल पा रही है कहीं पर भी, तो ये बहुत एक खेदजनक विषय है। और डॉक्टर्स को तो प्राइमरी इसके अंदर सबसे पहले ये इंश्योर करनी चाहिए गवर्नमेंट को ऑल ओवर इंडिया। देखिए, इतना समय बीत गया है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोग अपना आरोप प्रत्यारोप का वो चल रहा है, दौर चल रहा है और कोई त्वरित जिस चीज को फास्ट ट्रैक कोर्ट पे करना चाहिए था उसको इन लोगों ने ये टालते जा रहे हैं। कुछ बड़े लोग के नाम आए हैं कि वो लिप्त हैं, जिसकी वजह से और साक्ष्य भी मिटा दिए गए जो तुरंत 24-48 घंटे के अंदर। एक वो बड़ा कारण है। अब ये सोचिए कि जब एक लेडी डॉक्टर जब वो सुरक्षित नहीं है अपने कार्य क्षेत्र में, तो और महिलाओं का क्या हाल होगा। तो ये हमारी मुहिम है। हम सब वहाँ जो आमरण अनशन पे जो बच्चे बैठे हुए हैं, हमारे डॉक्टर्स बच्चे बैठे हुए हैं, हम उनके साथ हैं कि उनकी जल्दी से जल्दी बात सुनी जाए। देश में एक तरफ जहां चुनावी बिगुल बज चुका है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश का बहराइच अभी भी हिंसा की आग में झुलस रहा है। सीएम योगी ने आज बहराइच हिंसा में अपनी जान गंवाने वाले राम गोपाल मिश्र के परिजनों से मुलाकात की। सीएम ने परिजनों को न्याय का आश्वासन भी दिया और मुआवजे का ऐलान भी किया। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। खून का बदला खून, ये शब्द है बहराइच हिंसा में जान गंवाने वाले राम गोपाल मिश्रा की पत्नी के।
जिन्होंने आज सीएम से मुलाकात की। जी हां, आज सीएम योगी बहराइच हिंसा में मारे गए राम गोपाल मिश्रा के परिजनों से मिले, जहां राम गोपाल मिश्रा की पत्नी ने सीएम से कहा है कि जिस तरह मेरे पति को गोली मारी गई है, मैं और मेरा परिवार चाहता है कि अपराधी को भी उसी तरह से गोली मारी जाए। हालांकि सीएम ने पुलिस विभाग को जांच करने के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें कि यूपी के बहराइच में हिंसा के दौरान 50 से अधिक घरों में तोड़फोड़ की गई। इन घरों में एक भी शख्स मौजूद नहीं है। हरदी और महसी के 20 किलोमीटर क्षेत्र में पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है। प्रभावित इलाकों में आधार कार्ड देखकर ही एंट्री दी जा रही है। इलाके में आरएएफ, पीएसी और स्थानीय पुलिस तैनात हैं। जिन घरों में तोड़फोड़ की गई है उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। अफवाहों को रोकने के लिए जिले में 16 अक्टूबर तक इंटरनेट बंद है। वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस ने आगजनी करने वालों की पहचान शुरू कर दी है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश समेत सीनियर पुलिस ऑफिसर अभी बहराइच में हैं। बहराइच हिंसा को लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। इसमें लिखा, यूपी के बहराइच जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति का खराब होकर काबू से बाहर हो जाना चिंताजनक। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि सरकार पीड़ित परिवारों के साथ है, जबकि आरएलडी नेता मलूक नागर ने कहा है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। बहराइच में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने पर यदि कहीं पीछे से कोई षड्यंत्र है उसकी भी जांच हो रही है और लापरवाह जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी भी जांच हो रही है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो भी दोषी होगा कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हम पूरी तरह से पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। चाहे किसी भी जाति धर्म का जुलूस हो, चाहे वो मंदिर की तरफ से निकल रहा हो, चाहे मस्जिद की तरफ से निकल रहा हो, सभी जाति धर्म के लोगों में कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के लोगों पे सरकार बहुत संवेदनशील है और ध्यान रख के बिल्कुल स्पेसिफिकली कौन है वो असामाजिक तत्व, उसकी जांच करके उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बहराइच की हिंसा में पुलिस साजिश के एंगल से भी जांच कर रही है कि विसर्जन जुलूस के खिलाफ जो हिंसा और पत्थरबाजी हुई, कहीं वो पहले से बनी बनाई साजिश का हिस्सा तो नहीं। उम्मीद है पूरे मामले में जल्द ही सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं विराम। हर घर के खाने की शान, खुशबूदार बैद्यनाथ गाय का देसी घी, शुद्ध भी स्वादिष्ट भी। समाचारों का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम महाकुंभ के लिए 7,000 नई बसें अपने बेड़े में शामिल कर रहा है। प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने पत्रकारों को बताया कि ये सभी बसें दिसंबर तक जनता की सेवा के लिए उपलब्ध हो जाएंगी। उन्होंने बताया कि मेला क्षेत्र में ग्रीन कुंभ के लिए इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसें भी चलाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि प्रयागराज में 11 अस्थायी बस स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं, जहां से डीजल बसों का संचालन होगा। उन्होंने बताया कि जनता की सुविधा के लिए सभी बसों में जीपीएस सुविधा मिलेगी, जिससे जनता बसों को ट्रैक कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि इसके अलावा 23 बस अड्डे हवाई अड्डे के करीब बनाए जा रहे हैं, जहां पर जनता की सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध होंगी। महाकुंभ के लिए 7,000 नई बसें हम लोग ले रहे हैं। हर तरह की बसें पहली बार परिवहन निगम की बेड़ा में आ रही है। वोल्वो 150 बसें आ रही हैं और जन्नत बसें भी ले रहे हैं। और परिवहन विभाग के इतिहास में पूरे देश में 7,000 नई बसें एक साथ जो है किसी बेड़े में आना, ये अपने आप में बहुत बड़ा कीर्तिमान है। और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे कुंभ के लिए खरीद रही है। दिसंबर से पहले सभी बसें आ जाएंगी। मेला क्षेत्र में इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसों को ही हम लोग चलाएंगे, ग्रीन कुंभ करेंगे। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु सोनकर जी जुड़ चुके हैं। हिमांशु जी, यूपी परिवहन निगम ने महाकुंभ के लिए 7,000 नई बसें शामिल करने की घोषणा कर दी है। क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? जाहिर सी बात है बरखा, जब से महाकुंभ को लेकर के राज्य सरकार ने कार्यक्रम शुरू किए हैं, अभी कुछ दिनों पहले ही कुंभ समिट का
कुंभ समिट के आयोजनों की शुरुआत हुई है, जो प्रदेश के 18 मंडलों में आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा भी और बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उसमें एक ये भी कहा गया है कि कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बनाए जाएंगे। उसमें एक ये भी चीज शामिल है कि जिस तरह से बड़ी संख्या लाने का प्रयास किया जा रहा है, लगभग कहा जा रहा है कि लगभग 50 करोड़ की बड़ी संख्या में लोग इस बार महाकुंभ में शामिल होंगे। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा क्राउड मैनेजमेंट है, इतनी बड़ी भीड़ है, उसको कुंभ मेले तक लाने के लिए और उसकी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के हर ही विभाग इसमें जुड़े हुए हैं। इसमें परिवहन विभाग भी है, जिसमें परिवहन विभाग के खुद मंत्री जयशंकर सिंह ने कल ये बात कही कि 7,000 नई बसें जो है वो अपने बेड़े में शामिल करेगा। इसमें स्कैनिया भी है, वॉल्वो है, जनरथ है और भी साधारण बसें हैं। टोटल मिलाकर के लगभग 7,000 बसें हैं जो जनता की सेवा के लिए उपलब्ध होंगी। वो हर कैटेगरी पे है। जाहिर सी बात है कि इस बार कुंभ को जो है और विशेष बनाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदूषण ना फैले, ग्रीन कुंभ मनाया जाए, इसको लेकर के पूरे मेला क्षेत्र को एक तरह से ग्रीन जोन घोषित कर दिया गया है। उस पूरे मेला क्षेत्र में कोई भी डीजल बसें या फिर अन्य पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों का आवागमन नहीं होगा। परिवहन की सुविधा और बढ़े, इसको लेकर के बस अड्डे भी, अतिरिक्त बस अड्डे बनाए जा रहे हैं, चाहे वो साधारण हो चाहे वो स्पेशल है। कुछ हवाई अड्डे चिन्हित किए गए हैं जो मेला क्षेत्र में बनाए जा रहे हैं और कुछ को एयरपोर्ट्स के नजदीक बनाया जा रहा है, जहां से जो लोकल कनेक्टिविटी होगी उसको आपस में इंटरकनेक्ट किया जा सके। इसको लेकर के भी और अन्य कई प्रयास हैं परिवहन विभाग के भी और अन्य विभागों के भी। बरखा जी, हिमांशु जी, बिल्कुल आपने सही कहा। प्रदेश सरकार महाकुंभ को विशेष बनाने के लिए बहुत प्रयास कर रही है। पर्यावरण की दृष्टि से भी इसको ध्यान में रखा जा रहा है, साथ साथ पर्यटन की दृष्टि से भी कई काम किए जा रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जाहिर सी बात है बरखा, देखिए जिस तरह से राज्य सरकार का अपना एक लक्ष्य है कि इस बार कुंभ को दिव्य और भव्य बनाया जाए, उसको लेकर के कई और भी प्रयास हैं। जैसे कि हम बात करें कि एक शोभा यात्रा भी निकाली जा रही है, इसके लिए ग्रीन कुंभ का आयोजन किया जाएगा, कवि कुंभ का आयोजन किया जा रहा है और भी दूसरे आयोजन हैं, चित्रकला प्रतियोगिताएं हैं, अन्य कई तरह की प्रतियोगिताएं हैं जो स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय स्तर पर आयोजित की जा रही हैं। जाहिर सी बात है इस बार जो महाकुंभ शुरू होने वाला है आगामी जनवरी 13 जनवरी से शुरू होगा, उसको लेकर के विशेष अभियान शुरू किए गए हैं। राज्य सरकार ने इसको लेकर के एक डेडलाइन इसकी तैयारियों को लेकर एक डेडलाइन की सीमा भी तय की है, जो कि आगामी 10 दिसंबर तक है। जी, अब इसको लेकर तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। इस बात से समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इन तैयारियों को लेकर के संजीदा है और वो उसके बाद 10 दिसंबर के बाद कभी भी वो विजिट कर सकते हैं। इस बात की तस्दीक खुद प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह कर चुके हैं। तो ऐसे में देख सकते हैं कि लग सकता है कि जो हमारी सनातन परंपरा है उसको संरक्षित और संवर्धित करने के लिए और आने वाली पीढ़ी को डिलीवर करने के लिए जो प्रयास राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे हैं वो निश्चित ही तारीफ के काबिल है। बरखा जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। तो समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक विराम। उड़ रही जुल्फे घनेरी घटाओं सी, लूट जाए हैं दिल कुड़ियों के। सुंदर घने और मजबूत बालों के लिए बैद्यनाथ महाभृंगराज तेल। समाचारों का रुख करते हैं। खाने पीने की चीजों में थूक या गंदगी मिलाने पर कड़ी सजा होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि खाद्य पदार्थों की पवित्रता सुनिश्चित करने और सार्वजनिक व्यवस्था में विश्वास बनाए रखने के उद्देश्य से कठोर कानून व्यवस्था बनाए जाए। उन्होंने निर्देश दिया है कि होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, स्ट्रीट वेंडर से जुड़ी इन गतिविधियों के संबंध में स्पष्ट कानून तैयार किए जाए। कानून का उल्लंघन करने वालों पर कारावास, अर्थदंड की सजा सुनिश्चित होनी चाहिए। ऐसे अपराध को संज्ञेय और गैर जमानती मान्यते हुई जुड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। कानून में विक्रेता को साइन बोर्ड लगाना जरूरी है। कर्मियों को पहचान पत्र धारण करना होगा। रसोई घर में भोजन पकाते परोसते समय सिर ढकना, मास्क, दस्ताने पहनना जरूरी होगा। रसोई घर, भोजन कक्ष में पर्याप्त कैमरे लगाए होने चाहिए जिससे फुटेज उपलब्ध मिलती रहे। खाद्य प्रतिष्ठान मालिक को तय करना होगा कि प्रतिष्ठान में कोई भी भोजन दूषित ना हो।
भदोही कपड़ा मंत्रालय के सहयोग से कालीन निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा भदोही में आयोजित 4 दिवसीय कालीन मेले का कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने शुभारंभ किया। उनके साथ कपड़ा और विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्ग्रेटा और प्रदेश के उद्योग मंत्री राकेश सचान भी मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि कपड़ा मंत्रालय 2030 तक 6 करोड़ लोगों की रोजगार देने की कार्य योजना पर कार्य कर रही है। वर्तमान में ये उद्योग $170 मिलियन का है, जिसे 2030 तक $300 बिलियन तक लाया जाएगा। 4 दिवसीय मेले में 67 देशों के 500 से ज्यादा आयातक प्रतिनिधि और 260 निर्यातक देश के विभिन्न हिस्सों में भाग ले रहे हैं। हम तो काम के लिए आते हैं और योगी और मोदी के बगैर न ये बिल्डिंग है न ये एक्सपो कि अभी 4.5 करोड़ पर हैं, हम 6 करोड़ पर जाएंगे 2030 तक। भारत के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म दिवस पर कन्नौज जिले के चंदुआहार और फकीरपुरा गांव में उनके द्वारा उद्घाटन किए गए बंद पड़े 250 किलोवाट क्षमता वाले सोलर पावर प्लांट को फिर से चालू कर दिया गया। बताया जा रहा है कि पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने जीवन का आखिरी सोलर प्लांट का उद्घाटन कर सैकड़ों परिवारों के घर में रोशनी पहुंचाने का काम किया था। आपको बता दें कि 7 जुलाई 2015 को कन्नौज जिले के उमरदा विकासखंड के फकीरपुरा और चंदुआहर गांव में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने 250 किलोवाट क्षमता वाले सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया था। करीब 6.5 करोड़ की लागत से बने प्लांट से फकीरपुरा और चंदुआहर गांव के करीब 900 परिवारों को 24 घंटे बिजली बिना किसी शुल्क के मिल रही थी। फरवरी 2020 में प्लांट के ऊपर बिजली गिर जाने से प्लांट में खराबी आ गई थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ये जन्म दिवस है और जनपद कन्नौज के फकीरपुरा ग्राम पंचायत में 2015 में वो आए थे और उन्होंने इस गांव को एक सोलर प्लांट दिया था। सोलर विलेज, पूरे गांव को उससे सोलर बिजली मिलती थी, लेकिन कालांतर में उसमें कुछ तकनीकी खामियां आ गई थी और प्लांट बंद हो गया। हमारे माननीय विधायक जी हैं, आप लोगों ने क्षेत्र के विधायक होने के नाते अन्य समाचार पत्रों के माध्यम से इसको काफ़ी प्रमुखता से उठाया गया और फिर इसमें जो नेडा विभाग है उन्होंने इसका फिर रीएस्टिमेटिंग करा के जो डिफिकल्टीज थी उसको दूर की और इसे पुनः उनके जन्म दिवस पे हम लोग इसको नए सिरे से शुरू कर रहे हैं। अयोध्या का विश्व विख्यात दीपोत्सव इस बार 25 लाख दीप प्रज्वलित कर पिछले सारे अपने रिकॉर्ड तोड़ते हुए नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। यही नहीं, इसी के साथ पर्यटन विभाग ने लगभग 1100 लोगों से एक साथ सरयू आरती कराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। दीपोत्सव की तैयारी को लेकर आयुक्त कार्यालय स्थित सभागार में एक आवश्यक बैठक की गई, जिसके बाद मंडल आयुक्त गौरव दयाल ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव में 25 लाख दीप प्रज्वलित कर एक नई कीर्तिमान स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने बताया कि इसकी जिम्मेदारी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय को दी गई है, जो राम की पैड़ी के 55 घाट पर 30,000 वॉलंटियर के माध्यम से दीप जलाएंगे और प्रज्वलित भी करेंगे। तो समाचारों में अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर एससीओ शासनाध्यक्ष परिषद की 23वीं बैठक के लिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंचे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। वहां एससीओ सदस्य देशों के स्वागत के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मेजबानी में आयोजित डिनर में शामिल हुए। ये 9 साल में किसी भारतीय विदेश मंत्री की पहली पाकिस्तानी यात्रा है। जयशंकर से पहले पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने अफगानिस्तान पर एक सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2015 में इस्लामाबाद का दौरा किया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस्लामाबाद में केवल 24 घंटे रहेंगे। समाचारों में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।